हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे लास्ट टॉपिक दैट इज डिसऑर्डर। और इसी सेशन में हम लोग हीमोडायलिसिस, जिसे सिंपली डायलिसिस भी कहते हैं, उसके प्रोसेस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। हालांकि इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में एनसीईआरटी में ज्यादा डिसऑर्डर्स नहीं दिए हैं आपको, 2-3 डिसऑर्डर्स हैं, पहले उनके बारे में देख लेते हैं, देन विल डिस्कस अबाउट द डायलिसिस। तो क्या लिखा है यहाँ पर? मैल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, है ना। मैल फंक्शनिंग का मतलब अगर किडनीज प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही है, किसी भी वर्ड में अगर मैल लग जाता है, जैसे मैल न्यूट्रिशन, मैल फंक्शनिंग, तो उसका मतलब उसका डिसफंक्शन हो जाना। ठीक है, सो इट कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। अगर किसी पर्सन की किडनी सही से काम नहीं कर रही है, इट इज टुवर्ड्स द फेलियर, तो इसका सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा बच्चों? ब्लड में यूरिया इकट्ठा होता रहेगा। और जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, ब्लड में थोड़ा सा क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, बट यहां पर आपसे यूरिया के रेफरेंस में डिस्कस किया गया है। तो अगर यूरिया ब्लड में बढ़ रहा है तो इस कंडीशन को कहते हैं बच्चों यूरीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को कंफ्यूज करते हुए एक और टर्म होती है हीमेटूरिया। अगर नीट में ये क्वेश्चन आएगा तो प्रोबेबली आपको हीमेटूरिया भी देंगे ऑप्शंस में। इसमें भी हीम यानी ब्लड और यूरिया मतलब यूरिया, बट हीमेटूरिया में यूरिया बाद में आया है। जैसे कल हमने पढ़ा था ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोन यूरिया, कीटोन इन यूरिन। तो हीमेटूरिया का मतलब हुआ ब्लड इन यूरिन। समझ गए क्या? हीमेटूरिया का मतलब अगर किसी भी वजह से यूरिन में ब्लीडिंग होने लगे, कुछ इंटरनल डैमेज हो गया, कुछ भी इंजरी हो गई है, तो उस कंडीशन को तो कहेंगे हीमेटूरिया। और यूरीमिया, ईमिया किस में आता है? एंड में, इन ब्लड। जैसे हम बोलते हैं एनीमिया, कोई भी वर्ड के हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, तो ईमिया अगर किसी का सफिक्स है तो उसका मतलब बात हो रही है इन ब्लड की। ठीक है ना। तो यूरीमिया इस कंडीशन को कहेंगे जिसमें ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ रहा है। ओके, which is highly harmful. You know urea is a toxic product, तो highly harmful condition and may lead to kidney failure. और अगर किसी को यूरीमिया की प्रॉब्लम कंटिन्यूसली है, यूरिया का लेवल बढ़ रहा है, तो मतलब उसकी किडनीज फेल हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी में भी अचानक किडनी फेल हो जाए, क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। किसी भी एक इसके पीछे कोई ना कोई एक कॉज भी होता है। ठीक है, कोई भी किडनीज में इन्फेक्शन हो गया या जनरली कुछ दूसरे डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन सभी में धीरे धीरे किडनी में जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है ना बच्चों, वो डैमेज होने लगती हैं और इस वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होता, जिसकी वजह से यूरीमिया की प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे होता है, जैसे किडनी डैमेज में 30% हो गया, नेफ्रॉन डैमेज 60%, 70%। जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ता है वैसे वैसे पर्सन के डायलिसिस करवाने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। भाई देखो, अगर किसी की किडनीज खराब हो रही है, यानी किडनीज प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? हम ऐसा कोई ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है जिससे हम उन खराब हुए नेफ्रॉन्स को सही कर सकें। ऐसा मेडिकल साइंस में नहीं है। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल मेथड यूज कर सकते हैं जिससे उस पर्सन के ब्लड में जो यूरिया बढ़ गई है उसको रिमूव कर सके। और उसी आर्टिफिशियल मेथड को कहते हैं डायलिसिस, जिसमें डिपेंड करता है किसी को 2 महीने में एक बार, किसी को 1 महीने में एक बार, फिर वीकली, फिर डेली। जैसे जैसे किडनी डैमेज होता जाता है वैसे वैसे डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाती है। तो देखा जाए तो डायलिसिस, यस, इट इज अ बून फॉर द ऑल द किडनी पेशेंट्स। उनको जिंदा बनाए रखने के लिए डायलिसिस एक बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है किडनी डिसऑर्डर्स का, है ना। इस टेक्निक के थ्रू आप सिर्फ उस पेशेंट की लॉन्गेविटी को बढ़ा रहे हो। अगर आप उसको परमानेंटली क्योर करना चाहते हो तो फिर उसका एक ही इलाज है, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन, कि उसको दूसरे किसी नियर रिलेटिव की किडनी लगा दी जाए। जैसा आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा कि किडनी डोनेशन होता है, जिसमें कोई नियर रिलेटिव, जैसे अगर पेरेंट्स को चाहिए तो उनके बच्चे, बच्चों को चाहिए तो उनके पेरेंट्स, भाई या बहन जो नियर रिलेटिव हैं, वो अपनी एक किडनी दूसरे को दे देते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि हमारी बॉडी में 2 किडनी है, हम एक किडनी किसी और को दे दें और हम भी सही रहें? बिल्कुल। रिसर्चेज में ये देखा गया है, प्रूव्ड है कि भाई कोई एक पर्सन एक किडनी से भी अपनी बॉडी को उसी एफिशिएंसी से वर्क करवा सकता है। तो अगर किसी नियर रिलेटिव को किडनी की जरूरत है तो कई बार लोग अपनी एक किडनी डोनेट कर देते हैं। बट बार बार मैं नियर रिलेटिव क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बच्चों, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कोई ऐसे बच्चों का खेल नहीं है कि हाँ भाई इसको जरूरत पड़ी, इसका ऑर्गन निकालकर उसमें लगा दिया। इट इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें इम्यून रिएक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तुम सबको मैंने एंटीजेंस का कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई हमारी बॉडी में ना सबके सेल्स पर एंटीजेंस होते हैं, जो हमारी बॉडी का आईडी कार्ड है। चाहे से दो ह्यूमंस हैं, दोनों सेम स्पीशीज के हैं, पर फिर भी दोनों के एंटीजेंस अलग अलग होंगे, है ना। जैसे ब्लड ग्रुप मैचिंग में भी हमने देखा था। अब ब्लड ग्रुप में तो क्या था, ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ए को दे सकते हो आप, क्योंकि दोनों पर सेम एंटीजेंस है। बट ऑर्गन्स में ऐसा नहीं है।
ठीक है, दोनों का ब्लड ग्रुप ए है तो रिएक्शन मतलब कोई भी रिजेक्शन के चांसेस कम होंगे, बट उसमें भी फिर सेम ब्लड ग्रुप होने के बावजूद भी किडनी की जो सेल्स हैं उन पर अलग अलग एंटीजेंस होंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दुनिया में किसी भी ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन की किडनी आप ए ब्लड ग्रुप वाले को लगा दो, नहीं, किडनी की सेल्स पर भी कुछ एंटीजेंस होते हैं। उन एंटीजेंस को मतलब यूं समझ लो, तुम किडनी पे मत समझो, हमारी अगेन ब्लड सेल्स पर ही कुछ एंटीजेंस होते हैं जिनको टेस्ट करने के बाद ही ये डिसाइड किया जाता है कि कौन किसके लिए कितना कंपैटिबल है। ठीक है, उसको बोलते हैं टिश्यू मैचिंग टेस्ट। उसके बारे में तुम्हें इम्यून सिस्टम में बताऊंगी थोड़ा बहुत। टिश्यू मैचिंग टेस्ट, HLA टेस्ट, तो अगर वो टेस्ट में आ रहा है कि भाई हाँ ये दोनों 80% मैच कर रहे हैं, 90% मैच कर रहे हैं, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचा जाता है। ठीक है, और वो सिर्फ नियर रिलेटिव्स में ही पॉसिबल है, दूर के रिलेटिव्स में जनरली ये चांस कम रहते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। ये तो इतने इंटरेस्टिंग चीजें हैं बच्चों, एक बार पढ़ने जाते हैं तो फिर इनकी डिटेल आती जाती है। ओके, बट कमिंग टू द टॉपिक, इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। डायलिसिस भी कई तरह का होता है मेडिकल में, हालांकि आपको सिर्फ ब्लड का ही डायलिसिस पढ़ना है तो आप इसको डायलिसिस भी बोल सकते हो और हीमोडायलिसिस भी। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होता है इस प्रोसेस में, देखो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में समझाया है, बट ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी मैं। तो देखो, डायलिसिस को ऐसे सर्जरी की तरह या कोई पेशेंट को बेहोश करके करना पड़े ऐसा प्रोसेस नहीं होता। डायलिसिस में जनरली जैसे मान लो 3 से 4 घंटे लगते हैं, तो उस दौरान पेशेंट को बेड पे लिटा दिया जाता है सिंपली। अगर किसी को मन है तो वो अपनी कोई बुक वगैरह भी पढ़ सकता है, एनीथिंग। ठीक है, बस उसको सिंपली बेड पर लेटे रहना है या सेमी रिक्लाइन पोजीशन में बैठना है। ठीक है, अब उसके जैसे हमें ड्रिप नहीं चढ़ती कई बार, तो बिल्कुल वैसे ही हमारे वेन से और हमारे आर्टरी से 2 कनेक्ट किए जाते हैं ट्यूब्स। ठीक है, ये ट्यूब्स इस मशीन के होते हैं, डायलिसिस के लिए एक बड़ी सी मशीन होती है। ठीक है, उसको ऑपरेट करने के लिए वहां पे डायलिसिस असिस्टेंट भी होते हैं और डॉक्टर्स भी होते हैं। ओके, तो इस मशीन में ना बहुत सारी चीजें इनबिल्ट है। वो क्या क्या है, उसमें से कुछ चीजें हमें एनसीईआरटी में बताई हैं। जैसे देखना, इस मशीन में एक मेन चैम्बर होता है जिसको बोलते हैं डायलाइजर। इस डायलाइजर के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, दैट इज डायलाइजिंग फ्लूइड। तो मैं थोड़ा सा सिंपल वे में अगर ड्रॉ करूँ ना, तो देखो कुछ इस तरह से होता है ये। जैसे मान लो ये डायलाइजर है, ठीक है, और इस डायलाइजर में मैं कह रही हूँ तुमको एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। अब पेशेंट के हैंड से 2 ट्यूब्स कनेक्टेड है। ठीक है, वो ट्यूब्स अल्टीमेटली, ये 2 ट्यूब्स हैं जो कनेक्टेड है, एक आर्टरी से एक वेन से, अभी बताऊंगी कौन सी किससे होती है। ये ट्यूब्स अल्टीमेटली इसी चैम्बर के अंदर प्रेजेंट एक सेलोफेन ट्यूब्स होती हैं। सेलोफेन ट्यूब सेलोफेन की बनी हुई, क्योंकि सेलोफेन एक ऐसा मटेरियल है बच्चों जो सेमी परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वैसी ही इसकी परमिएबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो सेलोफेन की ट्यूब है, इसमें से जाएगा उस पेशेंट का ब्लड, और चारों तरफ क्या भरा हुआ है हमने, डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या भरा हुआ है इस ट्यूब के चारों तरफ, दिस इज डायलाइजिंग फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, इस डायलाइजिंग फ्लूइड का जो कंपोजिशन है, ध्यान रखना एनसीईआरटी में लिखा है, इट इज सेम एज ब्लड प्लाज्मा। उसको बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा के अकॉर्डिंग रखा गया है, एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। सिर्फ इस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो सोचो जरा, लॉजिक लगाओ कि जब ब्लड इस सेलोफेन ट्यूब से गुजरेगा तो क्या होगा, इसमें जो ब्लड में प्लाज्मा है उसमें जो वाटर है, मिनरल्स है, उन सब की कॉन्सेंट्रेशन बाहर के आइसोटोनिक है, तो उनका तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि पर्सन की किडनीज खराब है, सही से काम नहीं कर रही, तो अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं क्या ब्लड में, और बाहर हमने वेस्ट प्रोडक्ट डाले ही नहीं, तो उनका ऑस्मोसिस होगा क्या, दे कमिंग आउट क्या, मतलब उनका रिमूवल होगा क्या, क्योंकि ये मेम्ब्रेन भी परमिएबल है। अगर कोई प्लास्टिक की ट्यूब होती तो ये पॉसिबल नहीं था, बट इट इज सेलोफेन ट्यूब, है ना। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ट्यूब से निकल के डायलाइजिंग फ्लूइड में आएंगे और ब्लड जो है वो वापस बॉडी में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ब्लड एक साथ आता है और एक साथ फिल्टर हो जाता है। ये प्रोसेस पूरी बॉडी के ब्लड को डायलाइसिस करने में, मैंने आपको बताया, डिपेंड करता है कि कितनी एडवांस टेक्निक है, बट जनरली आप अपने लेवल पे समझ लो 3 से 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ रहे हैं, तो क्या आप इसको एक आर्टिफिशियल किडनी मान सकते हो। जो काम हमारी बॉडी में किडनी कर रही थी वही काम ये कर रहा है, बस फर्क इतना सा है कि हमारी बॉडी में किडनी तो ऑस्मो रेगुलेशन भी करती है, यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन का कोई सिस्टम नहीं है। ये मेनली वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक और चीज सोचो कि हम कह रहे हैं कि यार प्रोसेस में एटलीस्ट 3-4 घंटे लगेंगे, और अगर ये डायलाइजिंग फ्लूइड में लगातार नाइट्रोजनस वेस्ट आते जा रहे हैं, तो लगभग आधा 1 घंटे के बाद इस डायलाइजिंग फ्लूइड में वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएंगे क्या,
और फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट अंदर भी तो जा सकते हैं। वो ना हो इसके लिए इस डायलाइजर को कनेक्ट किया जाता है दो, एक तो इनलेट से एक आउटलेट से। किससे कनेक्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट, किससे कनेक्ट करते हैं, एक तो इनलेट और एक आउटलेट। जो इनलेट है उससे फ्रेश फ्लूइड डाला जाता है और जो आउटलेट है उससे यूज्ड फ्लूइड लगातार ड्रेन्ड आउट होता रहता है, जिससे ये जो साइकिल है ये सही से चलता रहे, हर बार वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आए, कहीं गलती से ब्लड में वापस ना चले जाए। ठीक है, अब आगे सुनो, ये तो हमने इसकी समरी देख ली कि भाई ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब हम कह रहे हैं कि ब्लड को निकाल रहे हैं और एक वेसल के थ्रू डाल रहे हैं, तो यू हैव टू रिमेंबर कि जैसे हमारी किडनीज में होता है ना, रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड किडनी में जाता है और रीनल वेन के थ्रू बाहर आता है, तो ये आर्टिफिशियल किडनी है, तो इस किडनी में ब्लड जाएगा किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। ये जो ट्यूब है ये कनेक्टेड है बॉडी की एक आर्टरी से, और ये जो ट्यूब है जो रिटर्न कर रही है ब्लड को, ये कनेक्टेड है बॉडी की एक वेन से। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, ब्लड को कहां से निकाला गया, फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। ब्लड ड्रेन फ्रॉम दिस आर्टरी इज पम्प्ड इनटू दिस यूनिट आफ्टर एडिंग, बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको याद रखना है कि हम बॉडी के ब्लड को कुछ समय के लिए ट्यूब से गुजार रहे हैं। वैसे तो यहाँ पर पूरी कोशिश की जाती है, वैक्यूम क्रिएट करके रखा जाता है जिससे अननेसेसरी ब्लड एयर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर ब्लड एयर के कांटेक्ट में आया तो यू नो ना ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वैसे तो इसमें वैक्यूम क्रिएट करके रखा जाता है। इवन इस पूरी मशीन को डिसइंफेक्ट करना भी बहुत जरूरी है, कोई भी इसमें माइक्रोब्स हुए तो पेशेंट को इन्फेक्शन कर देंगे। ठीक है, प्लस साथ में क्या करते हैं बच्चों, और प्रिकॉशंस रखने के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, एक इंजेक्शन दिखाया है, सिरिंज दिखाई है, ये एक हेपेरिन पंप है। हेपेरिन पंप क्या करता है, वैसे तो हमारी बॉडी में नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कौन है, हेपेरिन है, कुछ एडिशनल हेपेरिन ब्लड में ऐड कर दिया जाता है जिससे वो क्या करे, जिससे वो ब्लड को क्लॉट ना होने दे। तो जब ब्लड इस ट्यूब से गुजरता है, डायलाइजिंग यूनिट में जाता है, ये वाली ट्यूब मतलब हमारे डायग्राम की दिस ट्यूब, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि क्या ऐड करा हुआ है, यहाँ पर एक कोएगुलेंट पंप लगाया हुआ है, सॉरी कोएगुलेंट नहीं, एंटी कोएगुलेंट पंप लगाया, उल्टा हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कोएगुलेंट लिख दिया तो हमने। ठीक है, कौन सा एंटी कोएगुलेंट है, ये हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन क्यों ऐड किया गया, जिससे अननेसेसरी ब्लड की क्लॉटिंग ना हो। तो ब्लड इससे पास हो रहा है, अब जब ये ब्लड बॉडी में वापस जाएगा तो क्या ब्लड में थोड़ा सा कंपैरेटिवली हेपेरिन ज्यादा है क्या, हमने ऐड किया था ना, तो इसलिए जब ब्लड वापस जा रहा होता है तो ब्लड में ऐड किया जाता है बच्चों एंटी हेपेरिन। ठीक है, यहाँ पर क्या ऐड किया जाता है, उतना ही एंटी हेपेरिन ऐड करते हैं जो हमारे एक्सेस हेपेरिन को न्यूट्रलाइज कर दे। ये भी देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि द यूनिट कंटेन, अब पहले यहाँ पर लिखा है, चलो पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं लास्ट में, ये रहा, द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू अ वेन, वेन के थ्रू बॉडी में जाएगा आफ्टर एडिंग एंटी हेपेरिन। ठीक है, क्लियर। नाउ और क्या हुआ, डायलाइजिंग यूनिट में से जब ब्लड निकला तो उस दौरान क्या हुआ, मैंने आपको बताया, द यूनिट कंटेन अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, कॉइल्ड ट्यूब है, सेलोफेन की बनी हुई है, नाम ध्यान रखना। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको कहते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हाईलाइट करो, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। इसका कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा की तरह है, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन, ये सेलोफेन मेम्ब्रेन हमारी सेल मेम्ब्रेन की तरह पोरस होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स वगैरह होते हैं ना, वैसे ही इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। द पोरस मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और आपको पता है वेस्ट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है, डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है, तो वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एज नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द फ्लूइड, दीज सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट thereby clearing the blood। clearing से मतलब filtration से है, filter हो गया blood and this filtered blood is pumped back to the body through a vein। this method is a boon for thousands of uremic patients all over the world। ठीक है, समझ में आ गया डायलिसिस का प्रोसेस क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में याद रखने के लिए आप ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसको भी बनाकर रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। देन अब यहां पर इन्होंने आगे बताया है कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज द अल्टीमेट मेथड फॉर करेक्शन ऑफ दिस रीनल फेलियर।
ये जो हम डायलिसिस कर रहे हैं वो तो एक टेम्परेरी इलाज है, उससे तो पेशेंट की सिर्फ लाइफ बढ़ रही है, हम किडनी को थोड़ी ना क्योर कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमें किडनी को ही इतना ज्यादा डैमेज है किडनी कि उसको बार बार डायलिसिस करवाना पड़ रहा है, भाई थोड़ी तो अनकंफर्ट होता ही है ना पेशेंट को कि रोज रोज डायलिसिस के लिए जाना पड़ रहा है, हर वीक जाना पड़ रहा है। तो फिर उस केस का परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है? किडनी ट्रांसप्लांटेशन। A functioning kidney is used in transplantation from a donor. डोनर कौन होता है? प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव। कारण मैंने बता दिया, एंटीजन मैचिंग होनी चाहिए जिससे कि इट मिनिमाइज द चांसेस ऑफ रिजेक्शन। वरना अगर किसी दूर के पर्सन का किडनी किसी को लगा दिया जाए तो बहुत बार उस पर्सन का इम्यून सिस्टम, जो रेसिपिएंट है उसका इम्यून सिस्टम उस किडनी को रिजेक्ट कर देता है, उस पर अटैक कर देता है, एंटीबॉडीज बना देता है उसके खिलाफ। उसको लगता है पता नहीं बॉडी में कौन से एंटीजेंस आ गए, उसको क्या पता कि बॉडी की भलाई के लिए वो किडनी लगाई गई थी। ठीक है, सो एंड प्लस ये भी याद रखना बच्चों कि जब भी इस तरह की सर्जरीज होती हैं, ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो ऑर्गन रिजेक्शन के चांस कम करने के लिए पर्सन को इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां दी जाती हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, 12th में माइक्रोब्स चैप्टर में आता है, साइक्लोस्पोरिन ए और भी कई सारे इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, वो देना बहुत जरूरी है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट। इस मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर में क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा टिश्यू मैचिंग। पहले टिश्यू मैचिंग टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, जिसको HLA टेस्ट बोलते हैं। थोड़ा बहुत इम्यून सिस्टम में बता दूंगी जब पढ़ाऊंगी, HLA टेस्ट बोलते हैं। एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, कुछ समय के लिए उस पर्सन की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, जिससे कि वो उसका इम्यून सिस्टम अटैक ना करे। और इसके लिए पेशेंट को इस तरह की सर्जरीज के बाद आइसोलेशन में रखना पड़ता है, उनको बिल्कुल हाइजीनिक एनवायरनमेंट में आइसोलेटेड रखा जाता है कि वो ज्यादा पब्लिक कांटेक्ट में ना आए, क्राउडेड एरियाज पे ना जाए, वरना तुरंत उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये हुआ बच्चों फर्स्ट डिसऑर्डर के बारे में, दैट इज यूरीमिया। देन दूसरा डिसऑर्डर कौन सा है भाई? रीनल कैल्कुलाई। कैल्कुलाई वर्ड का मतलब कैल्शियम से रिलेटेड, दैट इज अ स्टोन। ठीक है, बहुत कॉमन है किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, आप लोगों को पता है। तो किडनी स्टोन को साइंस में कहते हैं रीनल कैल्कुलाई। इट इज एन इनसोल्यूबल मास। भाई इनसोल्यूबल है तभी तो इकट्ठा हुआ, अगर सोल्यूबल चीजें होती तो वाटर में घुलकर निकल नहीं जाती। तो इट इज इनसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, जैसे कि कुछ ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स होते हैं, कई बार कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं, वो इकट्ठे होने की वजह से किडनी में नेफ्रॉन में स्टोन बन जाता है और वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। जैसे मान लो यूरेटर्स में कहीं अटक गया तो बहुत सीवियर पेन होता है, क्योंकि यूरिन यूरेटर से क्रॉस नहीं हो रहा। धीरे धीरे कुछ अलग अलग थेरेपीज होती है, जैसे बोलते हैं बहुत ज्यादा पानी बताते हैं पेशेंट को, जिससे वो धीरे धीरे स्टोन जो है वो आगे जाता जाए, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर यूरिन के थ्रू रिमूव भी हो जाता है कई बार। एक हमने पढ़ा था ब्रायोफिलम, पत्थर चट्टा एक प्लांट होता है, उसकी लीव्स खाने से भी बोलते हैं कि ये स्टोन खत्म हो जाता है। ठीक है, और कुछ लेजर थेरेपीज भी होती हैं जिसके थ्रू इस स्टोन को डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्लियर? एंड द लास्ट थर्ड डिसऑर्डर इज द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलस में आइटिस वर्ड किसके लिए आता है? इन्फ्लेमेशन के लिए। सोचो अगर किडनी के ग्लोमेरुलस रीजन में इन्फ्लेमेशन हो गया है किसी भी वजह से, कोई इन्फेक्शन, इंजरी, कुछ भी, तो फिर ब्लड का फिल्ट्रेशन सही से नहीं होगा, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो ये हुए आपके किडनी के सभी डिसऑर्डर्स जो एनसीईआरटी में दिए हैं। ओके, गाउट के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आएगा बच्चों, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में दिया है। बाकी मैंने आपको बताया था यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का जॉइंट्स में इकट्ठा होना कहलाता है गाउट। ठीक है, तो चैप्टर इज ओवर हियर। अब हम लास्ट में इस चैप्टर की समरी और देख लेते हैं। ओके, हाँ जी, तो मेनी नाइट्रोजनस कंटेनिंग सब्सटेंस, आयरन, CO2, वाटर, है ना, नाइट्रोजनस में यूरिया वगैरह आ गया, दैट एक्यूमुलेट इन द बॉडी हैव टू बी एलिमिनेटेड। नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड एंड देयर एक्सक्रीशन वेरी। हमने 3 तरह के एनिमल्स पढ़े, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक। ठीक है, आगे क्या लिखा है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया हमने, अच्छे से टेबल बनाई थी कि किसमें प्रोटोनेफ्रीडिया है, किसमें नेफ्रीडिया है, ग्रीन ग्लैंड्स है, किडनीज है। क्लियर? इन सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का एक्सक्रीशन के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस, ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, ह्यूमंस की बात करें तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। Each kidney has over 1 million tubular structure, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, that is 10 lakh. Nephron is the functional unit of kidney, ध्यान रखना। Has 2 portion हम पढ़ चुके हैं, glomerulus and renal tubule. Glomerulus पे बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों। It is a tuft of capillaries formed from afferent arteriole which is a fine branch of renal artery. ठीक है,
देन बोमन्स कैप्सूल के बारे में हमने पढ़ा था, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है बोमन्स कैप्सूल, और इससे फिर फाइनल आगे जाती है पीसीटी, हैनलेज लूप एंड डीसीटी। अलग अलग नेफ्रॉन्स की डीसीटी खुलती है कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में, जिसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सीटी भी कहते हैं, और ये सीटी अल्टीमेटली पेल्विस के थ्रू यूरेटर्स में खुलती है एंड यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, मैल्फिजियन कॉर्पस्कल या रीनल कॉर्पस्कल क्या था, अलग से याद रखना, इसका डायग्राम हमने सीखा था। देन यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस की बात करें तो 3 स्टेप्स हैं, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन जो कि एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, जिसमें सब चीजें फिल्टर होके आ गई हैं एक्सेप्ट द ब्लड सेल्स एंड द लार्ज प्रोटीन। इसकी वजह से क्या होगा कि नेफ्रॉन्स को मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ओके, तो इसमें लिखा है कि अबाउट 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस पर मिनट। हमने देखा था 1200 ml मतलब लगभग 1000 ml मान सकते हो, तो 5 लीटर का 1/5। ठीक, और इसमें से जो फिल्ट्रेट बनता है वो सिर्फ 125 ml है पर मिनट अगर हम देखें तो। ठीक है, और इस फिल्ट्रेट में से भी 99% चीजें क्या हो जाती हैं, रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं। ओके, विच इज द मेजर साइट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन, पीसीटी, डू रिमेंबर। मिनिमम साइट ऑफ रीअब्सॉर्प्शन हमने याद रखी थी लूप ऑफ हेनले में भी असेंडिंग लिम्ब, जिसमें सिर्फ NaCl निकल रहा था। ओके, देन मेनली हेनले लूप क्यों है, टू मेंटेन द ऑस्मोलर ग्रेडियंट, ऑस्मोलैरिटी को बनाए रखने के लिए, ध्यान है आप लोगों को। एंड डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट लास्ट में जितना हो सके वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करते हैं, उसके लिए ADH हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन वहां पर एक्ट करते हैं। ओके, एंड H+, K+ एंड अमोनिया, इन तीनों का क्या होता है बच्चों, इन तीनों का ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस एंड pH ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो ये भी होता है, आपको पता है किसके बीच में होता है, बस इतना सा पढ़ लो, 2 लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। कैसे होता है मैंने बताया था, इसमें 2 चीजें मेन हैं, एक तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट एंड यूरिया, जिससे कि हाई ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। इनर मेड्यूला की कितनी है ऑस्मोलैरिटी, 1200। ठीक है, देन अगर हम यूरिन के रिमूवल की बात करें तो वॉलंटरी सिग्नल जब तक नहीं आएगा CNS से तब तक यूरिन रिमूव नहीं होता, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं मिक्चुरेशन। और अगर हम एडिशनल ऑर्गन्स की बात करें तो 3 एडिशनल ऑर्गन्स हमें दिए गए हैं, स्किन, लंग्स एंड लिवर, इनका भी और थोड़ा सा रोल सलाइवा का भी है एक्सक्रीशन में। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक्सक्रीटरी सिस्टम ओवर। तो जनरली बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल लगता है, बट आई थिंक नाउ इट इज इजियर फॉर यू। पूरा जो हमने पढ़ा, इसमें जितने भी चार्ट्स हमने बनाए सब आपको खुद से बना के रखने हैं, तभी आप इस टॉपिक को नीट तक याद रख पाएंगे। इन द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। गुड बाय।